डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों, 8th क्लास के स्टूडेंट्स। और कुछ स्कूल्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ के अभी होने, कुछ स्टेट्स में होने बाकी हैं, और जिनमें अभी होने बाकी हैं उनको प्रैक्टिस के लिए पेपर चाहिए। तो मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो है उसमें डाल दिया था और यूट्यूब पर डाल दिया था फुली कम्प्लीटली सॉल्व करके, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस evening shift paper. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher Renu is here. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश का फाइनल टर्म कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 8th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आज हम इवनिंग शिफ्ट का डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, नाउ योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और मैं आपको बता दूं कि इन पेपर की प्रैक्टिस करने से जो है आपको ये पैटर्न पता चलेगा कि कहाँ से क्या चीज़ कितने नंबर की आएगी। ओके, यस, नाउ नंबर ऑफ पेजेस 12 हैं। कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 60 और टाइम अलाउड है 2.30 आवर्स, 2.5 घंटा मिलेगा आपको। जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ रही हूँ। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग, जिसमें जो कि 16 मार्क्स का है। सेक्शन बी राइटिंग 12 मार्क्स का। सेक्शन सी ग्रामर 14 मार्क्स की। और सेक्शन ए लिटरेचर 18 मार्क्स का। ओके, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सभी क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। मेक मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए हुए हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। हर एक पार्ट के आगे जो भी स्पेसिफिक विशेष जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको ज़रूर पढ़ें, उसके बेस पर ही करें। एंड रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग। और क्वेश्चन का जवाब देने से पहले जो भी जो है वो क्वेश्चन पेपर को बड़े केयरफुली आप पढ़िए। यस, नाउ सेक्शन ए रीडिंग, जो कि 16 मार्क्स का है। इसके अंदर 2 अनसीन पैसेजेस हैं। ओके, नाउ read the passage given below in reply to the first question। और पहले इस क्वेश्चन के जवाब में some said the king must prepare a timetable। कुछ लोगों ने कहा, ये 3 क्वेश्चंस में से लिया हुआ है, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका बड़े सख्ती से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सैड, और ये सिर्फ इसी तरह से उन्होंने कहा। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तब राजा सब कुछ अपने काम निश्चित समय पे कर पाएगा। अदर सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, और कुछ लोगों ने, दूसरे लोगों ने कहा कि ये असंभव है डिसाइड करना पहले से पहले द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि कौन सा सही समय है सही चीज़ को करने का। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और राजा जो है द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और राजा को देखना चाहिए जो कुछ भी चल रहा था। एवॉइड फुलिश प्लेजर्स, राजा को मूर्खता से भरे जो आनंद के क्षण हैं उनको नज़रअंदाज करना चाहिए। ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वो करना चाहिए जो कि उस समय करना ज़रूरी हो। Yet others said that the king needed a council of wise men, और लेकिन फिर दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को ज़रूरत है एक बुद्धिमान लोगों की परिषद की, who would help him act at the proper time, जो कि उसे सही समय पर एक्ट काम करने के लिए उसकी हेल्प करें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एक आदमी के लिए असंभव है ये पता करना, टू डिसाइड करेक्टली, सही तरीके से पता करना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बजाय बिना दूसरों की सहायता लिए हुए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हर एक काम के लिए सही समय क्या है। बट देन अदर्स सेड, लेकिन फिर दूसरों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, और वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये चीज़ें जो हैं परिषद के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और अगर सही समय पर कोई काम करना है, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, ज़रूरी है कि हम भविष्य में झांकें। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं जादूगर? जादूगर भविष्य में झांक सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव गो टू मैजिशियंस, और लोगों ने कहा कि ज़रूरी है कि राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। 3 क्वेश्चंस चैप्टर का नेम है ये।
यस, नाउ बेस्ड ऑन योर रीडिंग, आपकी रीडिंग के ऊपर जो बेस्ड हैं, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर पैसेज की जो बेस्ड है, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको जवाब देने हैं 4 into 2, 8 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट सजेशंस गिवन टू द किंग फॉर मैनेजिंग हिज एक्शंस, अपने कामों को का प्रबंध करने के लिए राजा को सबसे पहला सुझाव क्या दिया गया। ये बेटा गलती से मुझसे यहाँ पर ये लग गया है फर्स्ट वाला, ये आंसर करेक्ट नहीं है, आंसर करेक्ट है ये वाला, टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो राजा को ये सुझाव दिया गया कि उसे अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको सख्ती से उसका पालन करना चाहिए। फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट नहीं है, ये आंसर करेक्ट है सी। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड सम पीपल बिलीव द किंग शुड कंसल्ट मैजिशियन। कुछ लोगों का ये विश्वास क्यों था कि राजा को जादूगरों से संपर्क करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैजिशियंस कुड प्रेडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि जादूगर जो है वो फ्यूचर को, भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये बेटा जहाँ मैंने सिर्फ जो है वो हाईलाइट किया वो आंसर जो है करेक्ट है। ये मैंने किसी बच्चे का पेपर यूज़ किया है और बच्चे ने थोड़े से आंसर जो है वो रॉन्ग लगा रखे हुए हैं, तो आप जो है इनको जो है वो ये आंसर करेक्ट नहीं है, करेक्ट आंसर है नंबर ए। नेक्स्ट आइए, व्हाट वाज द किंग ट्राइंग टू डिटरमिन द पैसेज। राजा ने क्या कोशिश की, क्या दृढ़ निश्चय लिया करने का। द राइट, इसमें करेक्ट आंसर है, ये दोनों करेक्ट नहीं है, ये दोनों नहीं है। द राइट टाइम फॉर एक्शन, ये करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए, वाई डिड सम पीपल थिंक अ काउंसिल वॉज नीडेड। कुछ लोगों ने ये क्यों सोचा कि एक परिषद को होना चाहिए। तो एक परिषद को होना चाहिए जिससे कि टू मेक डिसीशंस ऑन टाइम, जिससे कि समय पर जो है वो डिसीशन लिया जा सके। ये आंसर करेक्ट नहीं है, बच्चे ने जो लगाया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, आइए नेक्स्ट आइए, बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ सम एडवाइजर्स, और कुछ सलाहकारों की सलाह पर, विच ऑप्शन वॉज द किंग टोल्ड टू अवॉइड। राजा को किस चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहिए। राजा को फुलिश प्लेजर्स, फुलिश प्लेजर्स का मतलब होता है मूर्खता भरे आनंद, तो ये है फुलिश प्लेजर्स को अवॉइड करना चाहिए। नाउ नंबर 2 पे आइए, पैसेज नंबर 2, अगेन इट इज ऑफ 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का है ये भी। रीड द पैसेज गिवन बिलो। द पीकॉक चूजन एज इंडियाज नेशनल बर्ड ऑन जनवरी 26, 1963, और मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 में चुना गया। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा और भारी उड़ने वाला पक्षी है। इट हैज़ अ स्मॉल बीक, इसकी छोटी चोंच होती है। अ लार्ज बॉडी, बड़ा शरीर, एंड अ लॉन्ग स्लेंडर नेक, और लंबी पतली गर्दन होती है। फाउंड वाइडली अक्रॉस इंडिया, ये भारत में जगह जगह पाया जाता है। द पीकॉक इज बोथ ब्यूटीफुल एंड सिग्निफिकेंट इन इंडियन कल्चर, और जो मोर होता है ये बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण होता है भारतीय रीति रिवाजों में। कॉमन इन फॉरेस्ट एंड नियर वाटर, और ये बहुत ही कॉमन होता पाया जाता है जंगलों में और पानी के नज़दीक। इट इज़ स्पेशली प्रोमिनेंट इन एग्रीकल्चरल एरियाज, और निश्चित रूप से ये कृषि के क्षेत्रों में पाया जाता है। हिस्टोरिकली, इतिहास गवाह है, पीकॉक फेदर्स वर इवन यूज्ड फॉर राइटिंग बाय डिपिंग देम इन इंक, और इतिहास गवाह है कि मोर के पंख को स्याही के अंदर डुबो करके और उससे लिखावट भी लिखी जाती है। विद अराउंड 200 सिल्की फैदर्स, और इसके लगभग 200 सिल्क जैसे फैदर होते हैं, पंख होते हैं। अरेंज्ड इन अ फैंस रिजेंबलिंग द शेप ऑफ अ क्रिसेंट मून, और ये पंखे के आकार में बिल्कुल मिलते जुलते हैं और ये आधे चांद की शेप में लगे होते हैं। द पिकॉक इज इंटेलिजेंट एंड प्रेफर सॉलिट्यूड, पिकॉक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है और इसे अकेलापन पसंद होता है। मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम ह्यूमंस, और ये मनुष्यों से एक अंतर बना के चलता है। ड्यूरिंग इंडियाज रेनी सीजन, भारत में बारिश के सीजन के दौरान, इट परफॉर्म्स अ कैप्टिवेटिंग डांस, और ये बड़ा ही मनोहारी नृत्य पेश करता है। विद इट्स स्प्रेड फेदर्स, अपने पंखों को फैलाकर, एन एन्चेंटिंग साइट दैट अट्रैक्ट्स फीमेल पीकॉक, और ये बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न करता है जो कि मादा, नर नहीं मादा मोर को आकर्षित करता है। द इंडियन पिकॉक इज प्रोटेक्टेड इन सदर्न एशिया, और जो पिकॉक है उनको सुरक्षित रखा गया है सदर्न एशिया में, वेयर इट्स नंबर्स एक्सीड
और 1 लाख, यहाँ पर इसका नंबर, इसकी जो संख्या है वह 1 लाख से बढ़ गई है। ऑल्दो समटाइम्स न्यूजेंस टू क्रॉप्स, हालांकि कई बार ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस पेस्ट, लेकिन मोर जो पेस्ट होते हैं, मेकिंग इट वैल्यूएबल टू फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पेस्टिसाइड होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उनको का प्रयोग जो है कम करने में सहायता करते हैं, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं जो कि फसलों को ख़राब करते हैं, छोटे छोटे जीव कीट उनको खा लेते हैं, इससे कि दवाइयों को छिड़कने का ज़्यादा जो है सिस्टम नहीं रह जाता। नाउ based on your understanding of the passage, answer the questions given below. any 4 आपको करने हैं। अगेन एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 4 करने तो 8 मार्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पिकॉक चूजन एज इंडियाज नेशनल बर्ड ऑन जनवरी 26 1963? और पिकॉक को 26 जनवरी 1963 को जो है क्या चीज़ सही है कि इसको एक राष्ट्रीय पक्षी चुना गया? तो करेक्ट आंसर है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। तो ये जो बेटा मैं दोबारा बता दूं, ये आंसर करेक्ट नहीं है, जो मैंने हाईलाइट किया वो आंसर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पिकॉक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? कौन सी चीज़ जो है आपको पिकॉक के शारीरिक जो गुण हैं उनके बारे में बताना है। देखिए आइए, लार्ज बॉडी एंड नैरो लॉन्ग नेक, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है, आंसर करेक्ट है मेरा हाईलाइट किया हुआ आंसर। नेक्स्ट आइए, वेयर इज़ द पिकॉक कॉमनली फाउंड इन इंडिया? पिकॉक जो है वो इंडिया में जनरली कहाँ पाए जाते हैं? तो पिकॉक पाए जाते हैं फॉरेस्ट में और एग्रीकल्चरल एरिया में। हाउ मेनी फेदर्स डज अ पिकॉक टिपिकली हैव? एक पिकॉक के जो है वो टिपिकली कितने फेदर्स होते हैं? अराउंड 200, लगभग 200। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट हिस्टोरिकल यूज डिड पिकॉक फेदर्स हैव? और मोर के पंखों का ऐतिहासिक क्या प्रयोग है? दे वर यूज फॉर राइटिंग बाय सोकिंग देम इन इंक, इनको इंक में डुबा करके इनसे लिखा भी जाता है। नाउ नेक्स्ट आइए, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सेक्शन बी राइटिंग है 12 मार्क्स का, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसके दोनों पार्ट ए और बी, और क्वेश्चन नंबर मैं आपको दिखा दूं 4, इसके भी दोनों पार्ट ए और बी मैंने लास्ट में सॉल्व किए क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि इसकी मार्किंग कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। यू आर प्रियांशी द हाउस कैप्टन ऑफ क्लास 8 ऑफ समर पब्लिक स्कूल। आप या तो लड़कियां हैं तो प्रियांशी, लड़के हो तो प्रियांशु, और आप हाउस कैप्टन हैं 8th क्लास के समर पब्लिक स्कूल के। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग हर और हिम टू इन्वाइट अ रिनाउंड आर्टिस्ट फॉर अ टॉक, कि आपको एक प्रतिष्ठित बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड जाने माने किसी कलाकार को बुलाना है बातचीत के लिए अबाउट वेरियस आर्ट फॉर्म, जो कि वो आपको कला के भिन्न भिन्न तरीकों के बारे में बता पाए, टू डेवलप इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, और जिससे कि स्टूडेंट्स में भी कला के प्रति प्यार उत्पन्न हो। आपको 60 से 80 वर्ड्स लिखना है। सबसे पहले तो फॉर्मेट, क्योंकि लेटर के अंदर बेटा फॉर्मेट लगता है। फॉर्मेट क्या होता है? आप ऊपर एड्रेस किसका लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन क्या डाल रहे हैं, डेट कब डाल रहे हैं, नीचे योर्स फेथफुली। कभी ऐसा ना हो लेटर लिखना है प्रिंसिपल को और आप लिख रहे हैं योर लविंग फ्रेंड, है ना, योर लविंग फादर, योर लविंग मदर। आपको ये देखना है नीचे आपको क्या एंडिंग लाइन में देना है। ये सब चीज़ें जो हैं 1 मार्क की होती हैं। और फिर उसके बाद में कंटेंट, जो बीच का बॉडी ऑफ द लेटर होती है, वो 2 मार्क्स की। एक्सप्रेशन भी 2 मार्क्स का, कि आप किसी चीज़ को, एक्सप्रेशन का मीनिंग आप लाइन वाइज जो है हर एक इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो लाइन सबसे फर्स्ट नंबर पे आनी वो आप लास्ट में लिख रहे हैं। एक्यूरेसी का मतलब 1 मार्क, एक्यूरेसी 1 मार्क की होती है। अगर आप स्पेलिंग को मिस्टेक करते हैं तो आपके 4 स्पेलिंग अगर आप मिस्टेक करते हैं, कई बार कोई टीचर 5 स्पेलिंग के ऊपर भी 1 मार्क काटता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बीसीओ स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो 1 मार्क कटेगा आपका। आपके मार्क्स कटते चले जाएंगे, आपके फिर मार्क्स जो है वो एक्सप्रेशन में से, कंटेंट में से मार्क्स आपके कटने लग जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप ऊपर एड्रेस डालते हैं, डेट लिखते हैं, डियर सर या मैम लिखते हैं, नीचे योर्स फेथफुली या जो भी नीचे एंडिंग लाइन है अपना नेम जो भी लिखते हैं,
अगर आपने इतना काम कर दिया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन ये 1 मार्क बेटे जब मिलेगा जब आप बीच का कंटेंट भी लिखोगे, चाहे उसके अंदर दुनिया भर की गलतियां हो। ये 1 मार्क आपको, ऐसा ना हो कि आप बीच का मैटर ना लिखें और ऊपर और नीचे का लिख दें तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको 0 नंबर मिलेगा उस फॉर्मेट का भी अगर आप कंटेंट नहीं लिखते। ओके, नाउ नेक्स्ट पर आ जाइए। यू आर कवि, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, अ नेशनल साइंस फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन योर सिटी सून। आप कवि हैं, स्टूडेंट 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। नेशनल साइंस फेयर जो है वो होने वाला है आपके शहर के अंदर। राइट अ लेटर टू योर कज़न इनवाइटिंग हिम टू विजिट द साइंस फेयर, और आपको साइंस फेयर देखने के लिए अपने फ्रेंड को जो है बुलाना है। 60 से 80 वर्ड्स, बिल्कुल सेम इसके साथ भी ऐसा ही है। फॉर्मेट को 1 मार्क, कंटेंट को 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन को 2 मार्क एंड एक्यूरेसी को 1 मार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी दोनों में से एक करना है और ये भी 6 मार्क का है। मैंने दोनों ही सोल्यूशन दिए हैं। It was the happiest day of your life when your teacher informed you that you have been selected as the student of the year. ये आपके लिए सबसे खुशी का दिन था कि जब आपके टीचर ने आपको बताया कि आप इस साल के छात्र जो है चुने गए हैं। You are thrilled to receive the award on the national day. आप जो है बड़े ही जो है बेताब हो रहे हैं एनुअल डे पर अपना ये अवार्ड लेने के लिए। डायरी एंट्री आपको लिखनी है, अपनी फीलिंग बतानी है 60 से 80 वर्ड में। फॉर्मेट डायरी एंट्री का लगाना है। फॉर्मेट क्या होता है, पहले आप डियर डायरी लिखिए, उसके बाद फर्स्ट लाइन जो है वो पूरी डायरी पर बेस्ड होती है। उसके बाद लास्ट में आपने जो भी अपना नेम लिखना है उसको लिख सकते हैं। नाम नहीं दिया तो बिल्कुल नहीं लिखना आपने, ठीक है। कंटेंट 3 मार्क का, वो कैब एंड एक्सप्रेशन देख लीजिए आप 1 मार्क के, और एक्यूरेसी 1 मार्क की। देखिए फिर इसके बाद और आ जाइए, और मैं एक स्टोरी दी है गिवन बिलो आर सम क्यूज फॉर अ स्टोरी। कुछ क्यूज दिए हैं स्टोरी के। यूजिंग दीज हिंट्स कंपोज अ स्टोरी इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। देखिए आपको पढ़ती, क्योंकि पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियाँ आपको पढ़ती ही ना पता चल जाएगा। सन फॉल्स इनटू बैड कंपनी, एक बार एक लड़का बुरी संगति में पड़ गया। डिसओबेज हिज पेरेंट्स, अपने पिता की बातों को नहीं मानता। लूजेज इंटरेस्ट इन स्टडीज, पढ़ाई में भी उसकी रुचि बिल्कुल ख़त्म हो गई। फादर डिसाइड्स टू ब्रिंग द सन बैक टू द राइट पाथ, और पिता ने निर्णय किया कि बेटे को सही रास्ते पर लाएंगे। गिव्स हिम अ फ्यू एप्पल्स, उन्होंने उसे कुछ सेब दिए। प्लेसेस अ रॉटन एप्पल अमंग द गुड वंस, उसने एक सड़ा हुआ सेब अच्छे सेबों के बीच में रख दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज द गुड एप्पल्स ऑल्सो बिकम रॉटन, कुछ ही दिनों के बाद जो अच्छे सेब थे वो भी सड़ गए। तो फिर क्या होता है, सन अंडरस्टैंड्स द मैसेज, लड़के को पिता क्या संदेश देना चाहता है समझ आ गया। ट्राइज टू मेंड हिज वेज, उसने कोशिश की कि अपने तौर तरीके सुधारेगा। गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, और वो बिल्कुल बदल गया। इसका मॉरल देना है। अगेन फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 3 मार्क, एक्सप्रेशन 1 मार्क एंड एक्यूरेसी 1 मार्क। अभी हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर ईच ब्लैंक। आपको कोई 4 करने हैं, 1 मार्क का है। देयर इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पर ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल करेक्ट आंसर है, इन द वॉल नहीं है। नेक्स्ट आइए, माई ग्रैंड फादर वॉज बोर्न, यहाँ आ जाइए, जस्ट अ मिनट। माई ग्रैंड फादर वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु। अगर यहाँ पर मैं बता दूं एट दिया होता तो करेक्ट आंसर एट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन एट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इनको लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, हार्ड वर्क इज द की, और करेक्ट आंसर है 2 सक्सेस। कितने सालों से ये सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी बच्चे गलत आंसर लगाते हैं। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। नाउ नेक्स्ट आइए, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स डैश योर फ्रेंड्स, और यहाँ जो करेक्ट आंसर है बेटा आपका वो नियर नहीं है। ये चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग। अमंग अगर डैश के बाद बहुत सारी संख्या दी है तो अमंग आएगा, और अगर डैश के बाद सिर्फ 2 लोग दिए हैं तो बिटवीन आएगा। लेकिन यहाँ पर डैश के बाद योर फ्रेंड्स, इसका मतलब योर फ्रेंड्स 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ आएगा अमंग, ठीक है। द वर्कर्स विल रिज्यूम वर्क, तो करेक्ट आंसर है फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटर्मिनर या आर्टिकल। करेक्ट डिटर्मिनर या आर्टिकल देना है, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ आपको, दियर, जस्ट अ मिनट, THEIR, दियर। बिल्डिंग इज स्मॉलर देन आर्स, फिर आ जाएगा इसमें नेक्स्ट में आ जाएगा मैनी। फ्रूट्स वर रॉटन ड्यू टू द हॉट वेदर। फिर आ जाएगा आई वेंट टू आ कॉलेज येस्टरडे। फिर आ जाएगा यहाँ पर ईच
member of the team was called on the stage. फिर आ जाएगा are these books, ठीक है, are these books are these your books, can you share them with me. Okay, next आइए, फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब करेक्ट भरनी है आपको. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट में आएगा मस्ट, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट में आएगा मस्ट. सनी कुड सिंग लाइक अ प्रो बाय द एज ऑफ 10. कुड इसलिए आएगा क्योंकि कोई पास्ट हैबिट दी हुई है. वी विल गो टू द स्कूल टुमारो, जब टुमारो आता है तो हम उसमें विल शैल भरते हैं. आई और वी के साथ में हम शैल भरते हैं, बाकी सबके साथ में हम विल भरते हैं. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉमिस दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन दी है, इसलिए हमने आई और वी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल लगाया. नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट वुड यू लाइक टू. जहाँ लाइक टू आता है बेटा वहाँ हमेशा वुड आता है. नेक्स्ट आ जाइए, द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देयर इज एन एरर इन ईच लाइन अगेंस्ट अ ब्लैंक इज गिवन. हर एक लाइन के अंदर एक गलती है, पहले गलती को लिखना है फिर उसे करेक्ट करना है. हैवी रेन आउटसाइड टू गॉट, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए गलती क्या हुई गॉट और करेक्शन क्या हुई गेट. ऑल्दो द सिम्टम्स वॉज नॉट एज, यहाँ पर देखिए सिम्टम्स प्लूरल है तो वॉज नहीं लगेगा, वॉज की जगह वर लगेगा. प्रोनाउंस्ड एज दे वर एट द मॉर्निंग, और यहाँ पर एट की जगह लगेगा इन द मॉर्निंग. द डॉक्टर हैड इंस्ट्रक्ट्स मी टू, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इंस्ट्रक्ट्स की जगह इंस्ट्रक्टेड आएगा. नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन डी लिटरेचर, 18 मार्क्स का है. सबसे पहले रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. कोई 2 करने हैं और एक एक नंबर के हैं. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, उसने उस जगह की घास को हटाया. वेयर ही हैड सीन द फॉन, जहाँ पर उसने हिरन का बच्चा देखा था. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे, ये उसे संभव नहीं लगा था कि ये सिर्फ कल की बात थी. द फॉन वॉज नॉट देयर, और हिरन का बच्चा वहाँ नहीं था. ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, और उसने साफ जगह की पूरा चक्कर लगाया जॉडी ने. देयर वॉज नो साउंड, नो साइन, ना तो वहाँ कोई आवाज़ थी ना ही कोई चिन्ह. द बजर्ड्स क्लाक्ड देयर विंड्स, बजर्ड एक तरह का पक्षी होता है, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया. इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और बड़े अधीर हो रहे थे अपने काम पर वापस जाने के लिए. ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज्ड, और वह वापस आ गया जॉडी उसी जगह पर जहाँ पर जो फ़ोन था बाहर निकल कर आया था. एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और वह अपने चारों पैरों पर वहीं पर गिर गया था. स्टार्टिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और जॉडी ने रेत के ऊपर बने छोटे छोटे पैरों के निशानों का पीछा किया. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, और रात की बारिश ने उसके पैरों के सभी निशान और रास्ते के निशानों को मिटा दिया था. सिर्फ बिल्ली और बजर्ड के पैरों के निशान नहीं मिटे थे. विच ट्रैक्स रिमेंड आफ्टर द नाइट्स रेन, जो था कौन सा ट्रैक था रात की बारिश के अंदर जो है वो बचा रह गया था, और वो ट्रैक है कैट एंड बजर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए द डैश. द बजर्ड्स वर इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, बजर्ड आएगा आंसर. जॉडी वॉज लुकिंग फॉर, जॉडी किसे ढूंढ रहा है द फोन को. क्वेश्चन नंबर 10, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. एनी 2, कोई 2 करने हैं, 2 नंबर के हैं. द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, सूर्य रेत पर चमक रहा था. एंड द सी वेव्स ब्रोक, और समुद्र की लहरें आकर किनारे पर तोड़ने की आवाज़ें कर रही थी. द सन ग्लिस्टेंड नाउ वेवर्डली का मतलब लहरें अपनी मर्जी से आ रही थी और जा रही थी. अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, और एक बच्चा समुद्र में से निकली हुई सीपियों और शंकों के साथ खेल रहा था. ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया. एंड सीम्ड टू नो मी, और मुझे जानने के लिए उसने अपना सिर उठाया और कहा आई हायर यू विद नथिंग, मैं अगर तुम्हें अपने काम के लिए लेता हूँ तो मुझे तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, कुछ नहीं है. फ्रॉम
हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, और फिर वहाँ से ये जो सौदेबाजी थी ये पक्की हो गई उस बच्चे के खेल में। मेड मी अ फ्री मैन, और उसके साथ में सौदेबाजी करने के बाद मैं एक बिल्कुल फ्री हो गया। फ्री मतलब मैं गुलाम नहीं था किसी का कि कोई मुझे पैसे दे करके खरीदे, और मैं बच्चे का काम करने के लिए बिल्कुल फ्री था, और मेरे पास पीस ऑफ माइंड भी थी, मैं किसी का गुलाम नहीं था। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वाज द चाइल्ड प्लेइंग विद, बच्चा किसके साथ खेल रहा था? बच्चा खेल रहा था शेल्स के साथ, शंकों के साथ। हाउ डज द चाइल्ड हायर द स्पीकर, चाइल्ड ने स्पीकर को, बोलने वाले को कैसे हायर किया? विद नथिंग, बिना कुछ दिए हुए उसने उसे हायर किया। व्हाट डिड द बार्गेन विद द चाइल्ड अल्टीमेटली ब्रिंग द स्पीकर, और इस सौदेबाजी ने जो है अल्टीमेटली स्पीकर को क्या दिया? उसको दी आज़ादी, फ्रीडम दिया उसे, पीस ऑफ माइंड उसको दिया। नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। आपको 30 से 40 वर्ड्स देने, कोई 4 के देने हैं आपको जवाब, और 3 मार्क्स के, टोटल मार्क्स 12। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द पोएट्स लास्ट बार्गेन इन द पोएम, पोएट का लास्ट बार्गेन, द लास्ट बार्गेन पोअम में पोएट का सबसे अंतिम सौदा क्या था? वाई डिड ही कॉल इट द बेस्ट, और पोएट ने इस सौदेबाजी को सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्यों बताया? ये है पोअम द लास्ट बार्गेन से। देखिए आंसर, द स्पीकर्स फाइनल बार्गेन इज विद अ चाइल्ड प्लेइंग विद शेल्स। देखिए ऊपर पैसेज भी दिया हुआ है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो स्पीकर का, बोलने वाले का जो अंतिम सौदेबाजी थी वो थी बच्चा उस बच्चे के साथ जो कि शंखों के साथ बीच पर खेल रहा था, रेतीली जगह पर खेल रहा था। द चाइल्ड हैज़ नथिंग टू पे, बच्चे के पास देने को कुछ नहीं था। स्टिल द मैन स्ट्रक द डील, फिर भी आदमी ने उसके साथ सौदेबाजी की और इस सौदे को, इस बिजनेस को किया। प्लेइंग विद द चाइल्ड वुड मेक हिम अ फ्री मैन, और बच्चे के साथ खेलते हुए वो आदमी अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा था, नॉट अ स्लेव, ना कि एक गुलाम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट लेसन ऑफ ज्योग्राफी डिड द पोइट लर्न, और कौन सा ज्योग्राफी का लेसन पोइट सीखता है व्हेन ही फ्लू अबव द सिटी, जब वो अपने जेट प्लेन के अंदर बैठकर शहर के ऊपर उड़ता है? ये ज्योग्राफी लेसन में से है। मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली के अंदर जो भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं तो उनके अंदर जो है वो ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं और 2 ही पोअम हैं पूरी बुक के अंदर से। कि बाकी के स्टेट्स के अंदर पूरी बुक्स आती हैं, तो ये ऑल डिपेंड करता है कि किस स्टेट का बोर्ड जो है कितना सिलेबस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ दिल्ली के अंदर 2 ही पोअम थी, और जो है वो 2 पोअम थी, द लास्ट बार्गेन एंड द आंट एंड द क्रिकेट, और 2 बल्कि 3 पोअम कहूँगी मैं आपको, और उस 3 पोअम थी द ज्योग्राफी लेसन, द लास्ट बार्गेन एंड द आंट एंड द क्रिकेट, ठीक है। और लेसन सिर्फ कौन से थे? द सुनामी और दिस इज जॉडीज फॉन्ड, चैप्टर 2 और 3 पोअम, ठीक है। यस नाउ कौन सा सबक सीखा ज्योग्राफी लेसन में? पोइट ने जेट में उड़ते हुए, द पोइट जुल्फिकार घोष लर्न्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट सिटीज़ आर नॉट वेल प्लान्ड। और जुल्फिकार घोष जो कि अपने जेट प्लेन में बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा जेट में बैठे हुए कि शहर जो हैं बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है, वेल प्लान्ड नहीं है, इनकी योजना नहीं है। पीपल सेटल इन प्लेसेस विद वाटर, फूड एंड फ्लैट लैंड, लोग वहाँ पर ज़्यादा बसे जहाँ पर पानी, भोजन और बिल्कुल समतल ज़मीन है। ही ऑल्सो लर्न्स दैट पीपल हेट, और उन्होंने ये भी सीखा कि लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, एंड किल ईच अदर, एक दूसरे को मारते हैं, फॉर इलॉजिकल रीज़न, बिना किसी कारण के। ना क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, हाउ डिड द एनिमल्स रिएक्ट बिफोर द सुनामी हिट द आइलैंड, और जब एक द्वीप पर सुनामी का आक्रमण हुआ तब जानवरों का क्या रिएक्शन था? व्हाई डिड दे डू सो, वे ऐसा क्यों करती हैं? द सुनामी में से लिया है। एनिमल्स ऑफन रिएक्ट बाय फ्लीइंग टू हायर ग्राउंड, और जानवर जो है अक्सर क्या प्रतिक्रिया करते हैं? वह दौड़कर ऊंची जमीन पर चले जाते हैं, और शोइंग स्ट्रेंज बिहेवियर, या फिर एक अजीब सा व्यवहार दिखाते हैं।
दे रिफ्यूज टू गो टू आउटसाइड, वे बाहर जाने से मना कर देते हैं, बिकॉज दे कैन सेंस सबटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि उन्हें वातावरण के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बदलाव दिखाई देते हैं, लाइक ट्रैमर्स एंड वाइब्रेशंस कॉज बाय अर्थक्वेक, और उन्हें झटके और तरंगे जो है अर्थक्वेक के द्वारा जो दिए जाते हैं वो उन्हें महसूस होते हैं, जबकि इंसानों को महसूस नहीं होते। दे सीम टू हैव अ सिक्स्थ सेंस दैट अलर्ट्स देम, ऐसा लगता है जैसे उनकी छठी इंद्री होती है जो कि उन्हें इन सब चीज़ों से सावधान कर देती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द क्रिकेट्स बिहेवियर ड्यूरिंग द वार्म सीजन, क्रिकेट के जो झिंगुर है उसका जो बिहेवियर जो है वो वार्म सीजन के अंदर उसका जो बिहेवियर था, वार्म सीजन का मीनिंग है एक गर्म मौसम के अंदर जो उसका बिहेवियर था क्रिकेट का, उसका क्या परिणाम हुआ, ये है द आंट एंड द क्रिकेट में से। देखिए इन द फेबल द आंट एंड द क्रिकेट, जो फेबल है आंट एंड द क्रिकेट एक फेबल है, और ये इस सब फेबल में से लिया हुआ है। इस सब एक ग्रीक का जो है वो स्लेव था और उसने जो है वो बहुत सारी पोम्स लिखी है, उनमें से द आंट एंड द क्रिकेट एक है। द क्रिकेट्स केयर फ्री बिहेवियर, क्रिकेट का लापरवाह व्यवहार ड्यूरिंग द वार्म सीजन, गर्मी के मौसम में, इट स्पेंड्स इट्स टाइम इन सिंगिंग एंड डांसिंग, और उसने अपना सारा समय गाने में और नाच करने में बिताया, एंड ड्यूरिंग द वार्म विदाउट स्टोरिंग फूड, बिना भोजन को स्टोर किए हुए। एज अ रिजल्ट व्हेन विंटर अराइव्ड, लिविंग इट स्टार्विंग एंड विदाउट शेल्टर, और जैसे ही इसका परिणाम ये हुआ, गर्मी में तो उसने भोजन को स्टोर किया नहीं, और इसका परिणाम ये हुआ कि सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में वह भूखा मरने लगा और बिना आश्रय के रहने लगा। नेक्स्ट आ जाइए, what message does the story of the fawn convey to the readers, कौन सा मैसेज जो है वो फॉन की जो कहानी जो है वो रीडर्स को देती है, ये है दिस इज जॉडीज फॉन में से। देखिए जॉडी वॉज इमोशनली अटैच्ड विद द फॉन, जॉडी जो है वो बहुत ही भावनात्मक रूप से फॉन के साथ जुड़ा हुआ था, हुज मदर वॉज किल्ड टू सेव हिज फादर्स लाइफ, और जिसको उस फॉन की मदर को मार दिया गया था क्योंकि जॉडी के फादर को रेटल स्नेक ने काटा था, और उन्हें एक डो क्या होती है, हिरनी के दिल का खून चाहिए था, है ना, तो इसलिए उसको मारना पड़ा, उसको डो को, जो फॉन की मदर थी उसे मारना पड़ा, और इसीलिए जो बच्चा था वो बिल्कुल ऑर्फन हो गया। ही वॉज वर्ड अबाउट द मदर लेस फॉन, और जॉडी जो था बड़ा चिंतित हो गया बिना माँ के बच्चे के लिए। द स्टोरी शोज द वैल्यूज़ ऑफ लव, केयर, जस्टिस एंड कंसर्न, और ये कहानी हमें मैसेज देती है प्यार का, परवाह का, न्याय का और चिंता का। ओके, नाउ सेक्शन बी राइटिंग आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको पढ़ देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा है बेटा, और मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। यू आर प्रियांशी और प्रियांशु, द हाउस कैप्टन ऑफ क्लास 8th ऑफ समर पब्लिक स्कूल, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हर और हिम टू इन्वाइट अ रिनाउंड आर्टिस्ट। आपको एक प्रसिद्ध कलाकार को, जाने माने कलाकार को बातचीत के लिए बुलाना है, जिससे कि वह वेरियस आर्ट फॉर्म के बारे में आपको बहुत कुछ बता सके और जिससे छात्रों का इंटरेस्ट इसमें पैदा हो जाए। देखिए सबसे पहले द प्रिंसिपल हमने लिखना होता है, समर पब्लिक स्कूल लिखिए और नीचे डाली, इस टाइप से आपको लिखना है। एक लाइन छोड़कर डेट डालिए, डेट ऐसे ही डालनी है 21 Feb, स्लैश डाल के डेट नहीं डालनी, 21 Feb 2025। डियर सर, यहाँ पर डियर सर आना चाहिए, मैंने एकदम लिखना शुरू कर दिया, मैं सब्जेक्ट लिखना भूल गई थी। सब्जेक्ट आपका बेटा 2 या 3 वर्ड्स का सिर्फ होना चाहिए। SU भी आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी कर सकते हैं, और आपने जो सब्जेक्ट है उसको कैपिटल में करिए, ताकि कोई भी अगर लेटर पढ़े तो उसे सबसे पहले ये बात समझ में आ जाए कि लेटर किस बारे में है। टू इनवाइट रेनाउंड आर्टिस्ट, कि एक प्रसिद्ध जाने माने कलाकार को निमंत्रण देने के लिए। आई एम राइटिंग दिस रिक्वेस्ट लेटर टू इन्वाइट अ रिनाउंड आर्टिस्ट फॉर अ टॉक। मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ प्रार्थना करते हुए कि आप निमंत्रण दें जाने माने कलाकार को बातचीत के लिए अबाउट वेरियस आर्ट फॉर्म, जिससे कि वे अलग अलग कला की चीज़ों के बारे में बात कर सके। टू डेवलप इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, जिससे कि छात्रों की रुचि इन सब आर्ट फॉर्म में पैदा हो सके।
यू नो स्टूडेंट्स आर अनअवेयर अबाउट आर्ट फॉर्म। आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स को आर्ट फॉर्म के बारे में नहीं पता होता। इट इज़ नेसेसरी टू मेक देम क्रिएटिव। ज़रूरी है उन्हें सृजनात्मक बनाया जाए। रिनाउंड आर्टिस्ट विल क्रिएट इंटरेस्ट थ्रू हिज वर्कशॉप। और रिनाउंड आर्टिस्ट, जाने माने कलाकार, अपनी वर्कशॉप के ज़रिए हमारे इस रुचि को पैदा करेंगे। इट विल इनकरेज क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। इससे छात्रों में क्रिएटिविटी आएगी और प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू शो देयर टैलेंट्स। और उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा जिससे कि वो अपने गुणों को दर्शा सकें, दिखा सकें। आई होप यू विल कंसीडर द रिक्वेस्ट पॉजिटिवली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट को पॉजिटिवली लेंगे। एक लाइन छोड़कर बेटा थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू से आगे और पीछे एक लाइन छोड़नी है। योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, आप फेथफुली भी लिख सकती हैं, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं दैट्स वाई राइट ओबीडियंटली। और नीचे आप अगर लड़के हैं तो प्रियांशु, लड़की हैं तो प्रियांशी। तो यहाँ पर आ जाएगा। और आपका डेजिग्नेशन क्या है? हाउस कैप्टन ऑफ क्लास 8th। ओके, नाउ बी आ जाइए। बी क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। यू आर कवि, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। नेशनल साइंस फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन योर सिटी सून। आप कवि हैं, 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। नेशनल साइंस फेयर आपके शहर में जल्दी ही लगने वाला है। आपको अपनी कज़न को लेटर लिखना है और उसको साइंस फेयर अपने साथ देखने के लिए बुलाना है, ठीक है। तो आप कोई भी एड्रेस ऊपर डालिए, अपने घर का नहीं डालते हैं बेटा, कोई भी एड्रेस डालिए। मैंने डाला 25 गोल मार्केट दिल्ली, फुल स्टॉप, और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर डियर कोमल। आपके जो कज़न का नाम है कोमल है, डियर कज़न भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप अपने कज़न को जानते हैं तो यू शुड राइट हिज और हर नेम। उसके बाद देखिए, क्योंकि ये एक पर्सनल लेटर है, तो हेलो हाउ आर यू, आई नो यू आर फॉन्ड ऑफ साइंस। मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम साइंस के बड़े शौकीन हो। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट साइंस फेयर हैपनिंग एट स्कूल एट स्कूल। यहाँ बेटा गलती से मुझसे स्कूल लिखा गया क्योंकि क्वेश्चन मैंने थोड़ा पढ़ा नहीं था। तो यहाँ पर एक तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेशनल, ठीक है, एक तो नेशनल को ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर स्कूल नहीं आएगा, इन आर सिटी आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसे सिटी कर लेंगे, ठीक है। इन आर सिटी हमारे शहर में जल्दी ही लगने वाला है। तो आई एम इन्वाइटिंग यू, मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ। इट वुड बी फन इफ़ यू कम विद मी टू चेक इट आउट। बहुत ही मज़ा आएगा अगर तुम आओगे मेरे साथ इसे देखने। देयर आर गोइंग टू बी कूल एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स टू सी। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रयोग और प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। आर यू फ्री ऑन 27 फैब? क्या तुम 27 फैब को फ्री हो? नाउ वी विल ग्रैब स्नैक और आइसक्रीम आफ्टर द फेयर। और हम आइसक्रीम और स्नैक खाएंगे इस फेयर के बाद। व्हाट डू यू से? तुम क्या कहते हो? वांट टू कम अलोंग? क्या तुम आना चाहते हो? और एक लाइन छोड़कर योर लविंग फ्रेंड। और आपका नेम क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? आपका नाम क्वेश्चन में दिया है कवि, और इसके नीचे आप लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। अगर आप ना भी लिखें तो चलेगा क्योंकि ये पर्सनल लेटर है और आपके कज़न को पता है कि आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। ओके, जो छोटी सी मुझसे गलतियाँ हो गई हैं क्योंकि बहुत जल्दी कल रात में ही मुझे ये जो है वो 11 o'clock क्वेश्चन पेपर मिला, और इसलिए थोड़ा सा जो है मुझसे केयरलेसनेस हो गई है। तो आप इसको थोड़ा, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यस, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। और ये क्वेश्चन नंबर 4 एक डायरी एंट्री है, मैं पढ़ देती हूँ। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, मैंने दोनों सॉल्व कर दिए हैं आपके लिए। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। व्हेन योर टीचर इन्फॉर्म्ड यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और जब आपके टीचर ने आपको सूचना दी कि आप इस साल के स्टूडेंट चुने गए हैं। यू आर थ्रिल्ड टू रिसीव द अवार्ड ऑन द एनुअल डे। और वार्षिक एनुअल डे पर आप बड़े उत्तेजित हो रहे थे कि आप कैसे इस पुरस्कार को आप जो है रिसीव करने के लिए थ्रिल हो रहे थे। डायरी एंट्री लिखनी है, अपनी फीलिंग्स लिखनी है 60 से 80 वर्ड में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, फॉर्मेट का 1 मार्क, कंटेंट का 3 मार्क, क्योंकि टोटल 6 मार्क का क्वेश्चन है। वोकैब एंड एक्सप्रेशन का 1 मार्क एंड एक्यूरेसी का 1 मार्क।
सबसे पहले ऊपर लिखना होता है डियर डायरी। उसके बाद फर्स्ट लाइन आपको पूरी डायरी एंट्री पर बेस होती है। कैसे बेस होती है? अगर ये डायरी एंट्री खुशी की है तो इट हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, और अगर दुख की है तो इट हैज़ बीन द सैड डे ऑफ माई लाइफ। ठीक है, सरप्राइज है तो सरप्राइज लिखिए। पहली लाइन हमेशा पूरी डायरी एंट्री पर बेस आती है। इट हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। टुडे माई टीचर इन्फॉर्म मी दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड एज अ स्टूडेंट ऑफ द ईयर। आज मेरे टीचर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मुझे चुना गया है। आई वॉज थ्रिल्ड टू रिसीव द अवार्ड ऑन द एनुअल डे सेलिब्रेशन, और मैं बहुत थ्रिल हो रही थी कि मैं इस अवार्ड को एनुअल डे सेलिब्रेशन पर प्राप्त करूँ। दिस रिकॉग्निशन मीन्स सो मच टू मी, ये पहचान मेरे लिए बहुत ज़रूरी मतलब रखती थी। एज आई हैव पुट इन आवर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इन माई स्टडीज़, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई के अंदर पूरी अपने सख्त मेहनत और समर्पण को अपने आप को लगा दिया था। आई बर्न मिडनाइट ऑयल एंड गॉट डिस्टिंक्शंस इन ऑल सब्जेक्ट्स इन 10th क्लास। मैंने रात मिडनाइट ऑयल का, बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है पूरी रात जा करके मैंने पढ़ाई की, और मैंने 10th क्लास में सभी सब्जेक्ट्स के अंदर 75 से अबव मार्क्स लिए। आई वॉज फीलिंग ग्रेटफुल, मैं बहुत ही आभारी हो रही थी, एंड फील्ड विद जॉय, और खुशी से भरी थी। माई हार्ड वर्क बोर फ्रूट, मेरी सख्त मेहनत पर फल लगे। इट वॉज रियली अ ग्रैंड डे फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा दिन था। नाउ स्टोरी आ जाइए। हम स्टोरी मैंने आपको पहले भी बता दी है कि ये बैड कंपनी की स्टोरी है, एप्पल वाली और एक बेटे वाली की, जो बेटा बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये तो बहुत ही फेमस स्टोरी है। तो बेटा स्टोरी जो है आप पढ़ा कीजिएगा। अगर जो भी एग्ज़ाम में आती है तो आपका स्टोरी का स्टार्टिंग, मिड और एंड एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, और अगर ये ब्रेक आता है बीच में तो मार्क्स कट जाते हैं। देखिए, बैड कंपनी, वंस अ सन फेल इनटू अ बैड कंपनी, एक बार एक लड़का, एक बेटा बुरी संगति में पड़ गया। ही स्टार्टेड डिसोबेइंग हिज फादर, वह अपने पिता की बातों को नकारने लगा, उनकी बातों का पालन ना करता। ही ऑल्सो लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज, उसने उसका इंटरेस्ट भी पढ़ाई में से कम हो गया। हिज फादर डिसाइडेड टू ब्रिंग द सन बैक टू द राइट पाथ, उसके पिता ने निश्चय किया कि वो अपने बेटे को सही रास्ते पर लाएंगे। ही ट्राई टू टीच हिम अ लेसन बाय ब्रिंगिंग अ बास्केट ऑफ एप्पल्स इंक्लूडिंग वन रॉटन एप्पल, और उसके पिता ने उसे सबक सिखाने का सोचा, और वह एक सेब की टोकरी लाई जिसके अंदर एक सड़ा हुआ सेब था। आफ्टर अ फ्यू डेज द गुड एप्पल्स वर रॉटन, और कुछ ही दिनों के बाद जो अच्छे सेब थे वह भी सड़ गए। द फादर एक्सप्लेन्ड दैट द रॉटन एप्पल्स स्पॉइल्ड द अदर एप्पल्स, पिता ने उसको सब ढंग से बताया कि सड़े हुए एप्पल सेब की वजह से बाकी के सेब भी सड़ गए। जस्ट एज वन बैड फ्रेंड कुड स्पॉइल आवर ग्रुप ऑफ गुड फ्रेंड, जैसे कि एक गंदा मित्र जो है हमारे पूरे अच्छे मित्र के समूह को बर्बाद कर देता है। द सन अंडरस्टूड द मैसेज, लड़के को संदेश समझ में आ गया। ही ट्राइड टू मेंड हिज वेज, उसने अपने तौर तरीके सुधारने की कोशिश की। ही गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, है पूरी तरह बदल गया। मॉरल क्या है इसका बेटा? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चूज फ्रेंड्स वाइजली, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मित्रों को बुद्धिमानी से चुने। ओके, यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल है, तो अगर आपको और भी सैम्पल पेपर चाहिए तो मैं प्रोवाइड करूँगी, लेकिन पहले मुझे आपका कमेंट चाहिए कि आपको सैम्पल पेपर चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको सैम्पल पेपर जो है पूरा सॉल्व करके इस पर अपलोड कर दूँगी, जिससे आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।